नमस्कार, मैं वंदना भार्गव आपका अपने इस संगीत वंदना यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरे इस वीडियो का विषय है घुंघरुओं का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ घुंघरूज। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें ताकि आपको टॉपिक की पूरी जानकारी मिल सके। प्रभाकर विशारद तक की परीक्षाएं देने वाले छात्र छात्राएं जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें। आइए अब हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। घुंघरू भारतीय नृत्यों की अपनी मौलिक विशेषता है। संसार के अन्य किसी देश की कोई भी नृत्य शैली में इसका प्रयोग दृष्टिगोचर नहीं होता। यद्यपि घुंघरू ध्वनि उत्पन्न करते हैं और ध्वनि कानों का विषय है, अतः इसे भी मंजीरे आदि के साथ घन वाद्य की कोटि में रखा जाना चाहिए। किंतु घुंघरू केवल नृत्य के प्रतीक हैं, मात्र नृत्य के संगी हैं। घुंघरुओं की ध्वनि स्पष्टतया नृत्य का ही उपकरण तथा अंग है। इसका मुख्य कारण यही प्रतीत होता है कि अन्य देशों में नृत्य तो मात्र अंग संचालन की विभिन्न क्रियाओं पर आधारित है, जबकि भारतीय नृत्य भावों के साथ लयाश्रित भी है, इसलिए वे संगीत के अंग हैं। लय के प्रत्येक स्वरूप को पदाघातों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और पैरों की प्रत्येक स्वरूप को पदाघातों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और पैरों की ध्वनि का पदों के स्वर का यह महत् कार्य संपादित करते हैं ये घुंघरू। विशेषकर कथक नृत्य शैली में इन पदाघातों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इस शैली में किर्नग व घिर्नग जैसे समान मात्रा के शब्दों के भी प्रत्येक वर्ण पर विशिष्ट पदाघात कर ठीक वैसी ही ध्वनि उत्पन्न की जाती है। वजन का ठीक वैसा ही अंतर दिखलाया जाता है जैसा इन शब्दों के ताल वाद्यों पर बजने से दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रक्रिया को बोलों को पैर से निकालना कहते हैं। भारतीय नृत्यों के इन चिर अविरल साथी घुंघरुओं की बनावट, उनकी संख्या आदि के विषय में हमारे प्राचीन शास्त्रों में विचार किया गया है। आचार्य नंदिकेश्वर ने अभिनय दर्पण में लिखा है, घुंघरू कांसे के बने होने चाहिए। वे ना तो अधिक बड़े हों और ना ही बिल्कुल छोटे हों। उनकी बनावट चंद्राकार, एक सी व सुंदर हो। विशेषकर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी घुंघरुओं की ध्वनि एक सी हो, अन्यथा अलग अलग ध्वनि वाले घुंघरुओं की ध्वनि बिना मिले सितार की ध्वनि के समान स्वरज्ञों के लिए कान पीड़ा के समान कष्टप्रद हो जाएगी और नृत्यकार का सारा श्रम तनिक सी असावधानी से व्यर्थ हो जाएगा। अभिनय दर्पण में प्रत्येक पैर के लिए घुंघरुओं की संख्या 100 से 250 तक बताई गई है, जो क्रमशः बढ़ाई जानी चाहिए। घुंघरुओं के संबंध में सबसे मुख्य बात जो हमें यहाँ कहनी है वह यह है कि कथक नृत्य करते समय सदैव रस्सी में बंधे हुए घुंघरुओं का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। इस नृत्य में घुंघरुओं का जैसा जटिल प्रयोग होता है वैसा दुनिया के किसी अन्य नृत्य में नहीं होता। आजकल प्रायः नृत्यकारों में, विशेषकर नृत्य के आरंभिक विद्यार्थियों में, चमड़े में गुथे हुए घुंघरुओं के पट्टों का प्रयोग बहुत बढ़ गया है। किंतु इन पट्टों का प्रयोग घुंघरू खोलने और घुंघरू बांधने की दृष्टि से चाहे सुविधाजनक हो, किंतु इन पट्टों में बंधे घुंघरुओं की संख्या पाद भाग में दुष्प्रस्यता व उससे उत्पन्न ध्वनि अधिक वैज्ञानिक नहीं है। यह ध्वनि बोलों को बारीकी के साथ पैरों से निकालने में
व्यवधान तो उत्पन्न करती है। अनेक प्रसिद्ध नृत्यकारों का यही मत है। सभी भारतीय नृत्य शैलियों के कलाकार अपने पैरों में घुंघरू बांधते हैं, किंतु इन घुंघरुओं का जैसा वास्तविक प्रयोग कथक नृत्य शैली में किया जाता है वह संसार में अद्वितीय है। तबला पखावज से निकलने वाले एक एक बोल को ये कथक नर्तक बड़ी सफाई के साथ अपने घुंघरुओं से प्रतिध्वनित करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि घुंघरू भारतीय नृत्य कला का एक विशिष्ट अंग है जिसे हम कभी विच्छिन्न नहीं कर सकते। नृत्य के साधकों की उपरोक्त विशेषताओं पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए कि ये बिना घुंघरू कभी अभ्यास ना करें, अन्यथा यदि आरंभ में ही उनके पदाघातों का संतुलन बिगड़ गया तो वो जीवन भर कभी संभाल नहीं पाएंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। दोस्तों, यदि आपको नृत्य के बारे में इससे अधिक जानकारी चाहिए तो मैंने अपनी पुस्तकों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको पुस्तक लेनी हो तो दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अंत में, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल पर मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद।